आज हम बात करेंगे साइबर क्राइम के बारे में कि साइबर क्राइम क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड साइबर क्राइम। देखो, साइबर क्राइम का मतलब क्या होता है ना, कहता है कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी की जाए जहां पे कंप्यूटर किसी न किसी माध्यम के तौर पे यूज हो, मतलब कंप्यूटर की मदद से अगर कोई क्राइम एक्टिविटी की जा रही है, कोई भी किसी भी तरह का क्राइम किया जा रहा है या कंप्यूटर के ऊपर किया जा रहा है। ध्यान से समझिएगा, कंप्यूटर के द्वारा या कंप्यूटर के ऊपर। इट्स जस्ट लाइक प्रजातंत्र का डिफिनेशन कहते हैं ना, प्रजा के लिए और प्रजा के द्वारा, है ना। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। साइबर क्राइम के बारे में कहा जाता है कि कोई ऐसा क्राइम जहां पे कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट हो। अब कंप्यूटर का इन्वॉल्वमेंट या तो क्राइम के करने के लिए होगा या उसके ऊपर कोई क्राइम किया गया होगा। ठीक है, तो ऐसे क्राइम को साइबर क्राइम कहते हैं। साइबर क्राइम इन विच कंप्यूटर इज द मीडियम ऑफ क्राइम, लाइक किसी ने हैक किया, किसी ने फिशिंग की, स्पैमिंग की, और कंप्यूटर यूज एज ए टूल टू कमिट द क्राइम। जहां पे कंप्यूटर या तो मीडियम है क्राइम के लिए या कंप्यूटर एज ए टूल यूज किया गया, जैसे एक्सटॉर्शन, डेटा ब्रीचेस, थेफ्ट, है ना। तो ये सब क्या कहलाएंगे? साइबर क्राइम कहलाएंगे। Criminal activities or offenses carried out in a digital environment can be considered as cyber crime. डिजिटल एनवायरनमेंट में जो भी हम क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं उसे साइबर क्राइम कहते हैं। इस तरह के क्राइम में ध्यान रखना है आपको, कंप्यूटर या तो इटसेल्फ इज द टारगेट हो सकता है, इटसेल्फ इज द टारगेट हो सकता है, या कंप्यूटर एज अ टूल यूज हो सकता है क्राइम को करने के लिए। मैं फिर से कह रहा हूं, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर यू आर दैट यू विल गेट अ वन क्वेश्चन, व्हाट इज साइबर क्राइम। तो आपको बहुत ही आसानी से इसका डेफिनेशन लिख देना है कि ऐसी कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जिसमें कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है ना, एज अ टूल और कंप्यूटर के ऊपर किया जाता है। कहता है कि साइबर क्राइम जो है कैरिड आउट अगेंस्ट आइदर एन इंडिविजुअल और ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री। ठीक है, मतलब यहाँ पे जब साइबर क्राइम किया जाएगा तो वो किसी एक व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है, वो कई एक ग्रुप के खिलाफ हो सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो सकता है, एक कंट्री और एक स्टेट के खिलाफ हो सकता है, किसी के अगेंस्ट किया जा सकता है। अब कहता है कि अगर साइबर क्राइम होगा तो उसमें क्या है। कहता है कि विद द इंटेंट टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काउज फिजिकल हार्म, यानी कि आपको फिजिकली नुकसान पहुंचाया जा रहा है। फिजिकली नुकसान पहुंचाया जा रहा है मतलब आपके हार्ड डिस्क को खराब कर दिया जा रहा है, आपके कंप्यूटर से डेटा फिजिकली चुरा लिया जा रहा है, या आपको मॉनेटरी लॉस दिया जा रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, या फिर आपको मेंटल हैरेसमेंट किया जा रहा है। इन हर एक स्थिति में ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड साइबर क्राइम। कहता है कि साइबर क्राइम, a cyber criminal attacks a computer or network to reach other computers। जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज साइबर क्रिमिनल्स या हु इज द साइबर क्रिमिनल्स एंड व्हाट ही इज डूइंग। तो कहते हो, देखो, साइबर क्रिमिनल्स अटैक अ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर पे क्या करते हैं? अटैक करते हैं, और ए नेटवर्क टू रीच अदर कंप्यूटर्स, या वो किसी दूसरे कंप्यूटर पर पहुंचने की कोशिश करते हैं, टू डिसेबल और डैमेज द डेटा और सर्विसेज। जो आपके डेटा है, आपके कंप्यूटर पे जो डेटा है या आप जो सर्विस अपने कंप्यूटर से ले रहे हो उसके अंदर या तो वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे या उसे डैमेज करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, मतलब इसके अलावा क्या हो सकता है कि साइबर क्रिमिनल में स्प्रेड वायरसेज ऑल्सो। वो आपके सिस्टम पे वायरस दे सकते हैं, कुछ मालवेयर डाउनलोड करवा सकते हैं आपसे, एंड these all things, वो वायरस या मालवेयर ऐसा होगा, this try to steal the some private and confidential informations from your computer and that can be used for the blackmailing and extortion purpose। मतलब आपके कुछ डेटा चुरा लिए गए और then further they are trying to blackmail us। A computer virus is some line of malicious code that can copy itself and can have determined effect on the computers by destroying data, corrupting system। कुछ ऐसे भी वायरस होते हैं जो अपनी कॉपी मल्टीपल टाइम्स बनाते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड वर्म्स। ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम, जो खुद से अपने आप को जनरेट कर रहा होता है, और ये क्या करते हैं? या कई बार डेटा को डिस्ट्रॉय करते हैं या आपके सिस्टम्स को करप्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में हमारा क्या हो जाएगा? जैसे मालवेयर क्या है, अब यहीं पे क्वेश्चन है,
आ रहा है आपका एक टर्म है, दैट इज टर्म इज कॉल्ड द मालवेयर। ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर डिजाइन स्पेसिफिकली गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस। मालवेयर का काम क्या होता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस to your computer system. The nature of criminal activities are alarmingly increasing day by day. अभी आज के समय में क्या हो रहा है, कई तरह के लोग मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं आज के समय में, ठीक है। तो इजिली किसी को भी टारगेट किया जा सकता है, कोई भी इजिली टारगेट हो जाता है आज के समय में। जैसे क्या क्या ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं जो साइबर क्राइम्स के रूप में हो रहे हैं। तो एक आता है आपका द फर्स्ट थिंग, जैसे देखो इसमें है दिया हुआ क्या है, हैकिंग। हैकिंग मतलब आपके कंप्यूटर्स को हैक किया जाता है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि दो तरह के हैकर्स होते हैं, एक व्हाइट हैट, एक ब्लैक हैट, है ना। एक इथिकल हैकिंग होते हैं, एक नॉन इथिकल होते हैं। इथिकल हैकिंग किसी कंपनी के लिए काम करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, और नॉन इथिकल हैकिंग पर्सनल बेनिफिट के लिए काम कर रहा होता है। रैंसमवेयर क्या है, एक वायरस है जो आपके सिस्टम पे अटैक करता है और आपसे एक रैंसम अमाउंट डिमांड करता है आपके वायरस को रिकवर करने के लिए। डिनायल ऑफ सर्विस क्या है, एक ऐसा अटैक है जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर की सर्विस को ब्लॉक कर दिया जाता है। मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके कंप्यूटर पे चल रहा था, डिनायल ऑफ सर्विस के बाद वो वर्ड खुलना बंद हो जाएगा। आपके कंप्यूटर पे एक फाइल है लेकिन आप उस फाइल को ओपन नहीं कर पा रहे, आपके कंप्यूटर कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है लेकिन आप उसे स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप कंप्यूटर को ही स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, डिनायल ऑफ सर्विस। फिशिंग क्या हो गया कि कुछ ऐसे यूआरएल आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं जो यूआरएल देखने में तो लगता है कि बैंक का यूआरएल होगा, ऑथेंटिक यूआरएल होगा, लेकिन जब आप उसको क्लिक करते हो तो क्या कहता है, क्या होता है कि आप किसी ऐसे साइट्स की तरफ मूव कर जाते हो जो साइट्स ओरिजिनल नहीं होता है, डुप्लीकेट साइट्स होते हैं, और वो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन वहां पे गेन करते हैं और फिर आपके इंफॉर्मेशन को चुराने की या डेटा को हैक करने की कोशिश करते हैं। ईमेल फ्रॉड मतलब आपको कोई ईमेल भेजा जाता है कि यू वन द दिस लॉटरी, इतने रुपए आपके आ गए हैं, आपको इसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा। बैंकिंग फ्रॉड मतलब आपको कुछ फोन आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है ना, कुछ ऐसा आ सकता है कि जी आप इतने रुपए जीत गए, मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूँ, आप उस पे बटन पे क्लिक कीजिएगा। अब सवाल है कि मैं आपको कुछ पैसा दूंगा तो आप पे क्यों क्लिक करोगे, आपको तो कुछ करना ही नहीं, जो करना है मुझे करना है, आप क्यों कुछ करोगे, ठीक है। आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब आपके इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए इन सबके बारे में जरा डिटेल में देख लेते हैं हर एक चीज को। सबसे पहले हम बात करते हैं हैकिंग के बारे में कि हैकिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैकिंग, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि हैकिंग क्या है, दिस इज कॉल्ड एक्ट ऑफ द अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर्स। मतलब आपके कंप्यूटर्स का अनऑथराइज्ड एक्सेस किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हैकिंग, ठीक है। अनऑथराइज्ड एक्सेस ऑफ योर कंप्यूटर, हैकर्स यूजुअली हैव टेक्निकल एक्सपर्टाइज टू द हार्डवेयर। ये चीज ध्यान रखना है, वो बहुत ही स्मार्ट होते हैं, उनके पास काफी नॉलेज होता है, ठीक है। हैकिंग व्हेन डन विद द पॉजिटिव इंटेंट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग। ये चीज ध्यान रखना है कि व्हाट इज द एथिकल हैकिंग, एक डेफिनेशन बनेगा कि एथिकल हैकिंग का मतलब हो गया कि जब किसी पॉजिटिव इंटेंशन के साथ आपके कंप्यूटर्स को हैक किया जा रहा है, मतलब आपके इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश की जा रही है, तो उसे आप क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड एथिकल हैकिंग, उसे हम एथिकल हैकिंग कहते हैं, है ना। और ऐसे एथिकल हैकर्स को क्या कहा जाता है, दैट इज दोज आर नोन एज द व्हाइट हैट हैकर्स, ठीक है, उसे हम व्हाइट हैट हैकर्स कहते हैं। लेकिन अगर मान लो आपके कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन को, नॉन एथिकल हैकर कौन होता है, वन हु ट्राइज टू गेन, जो आपके सिस्टम से इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस के थ्रू एक्सेस करना चाहता है और आपके सेंसिटिव डेटा को चुराना चाहता है, जो डैमेज करना चाहेगा या आपके सिस्टम्स को डाउन करना चाहेगा, इसे हम क्या कहते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हैकर्स दो तरह के आपको बताया जा रहा है, एक व्हाइट और एक ब्लैक। व्हाइट वाले को इथिकल कहते हैं, ब्लैक वाले को नॉन इथिकल्स कहते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो ब्लैक व्हाइट मतलब व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, वो सिस्टम्स के लूपहोल्स को, सिस्टम्स के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, वेबसाइट में किसी तरह का प्रॉब्लम हो, है ना, तो इन चीजों को चेक करने के लिए होता है। वो ये देख रहे होते हैं कि हमने जो एक सिक्योरिटी सिस्टम एनेबल किया है, क्या इस सिक्योरिटी सिस्टम्स को ब्रेकअप किया जा सकता है, इसके अंदर कोई लूपहोल्स है जिसके थ्रू हम सिस्टम को ब्रेकअप करके आगे की ओर मूव कर जाते हैं। तो इन चीजों को चेक करना उनका काम होता है, वो टेक्निकली पर्पसफुली हैकिंग कर रहे होते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना है। नॉन एथिकल हैकर क्या करते हैं, वो बिना आपके कंसेंट से आपके सिस्टम्स को एक्सेस करते हैं और आपके सिस्टम से डेटा को चुराने की कोशिश करते हैं। उनका जो प्राइमरी पर्पस होता है इंफॉर्मेशन को चुराना। आइडेंटिटी थेफ्ट उनका जो प्राइमरी पर्पस है वो आइडेंटिटी थेफ्ट है, इंफॉर्मेशंस को चुराना और उसके बाद क्या करना, उस इंफॉर्मेशंस के बेस पे आपके या तो आपसे पैसा लेंगे या वो फिर किसी और से अर्निंग करने की कोशिश करेंगे। ये उनका टारगेट होता है एथिकल नॉन एथिकल हैकर्स का, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद हम बात करेंगे फिशिंग के बारे में और फ्रॉड ईमेल्स के बारे में। फिशिंग क्या होते हैं और फ्रॉड ईमेल्स क्या होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था फिशिंग का मतलब होता है कि ऐसी एक्टिविटी, जैसे मान लो आपके मेल पे ना कोई यूआरएल आया हुआ है और आपसे कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आप इस साइट्स पे जाके अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। देखो ऐसा एक टेक्निकल गाइडलाइंस होता है कि कभी भी किसी भी यूआरएल पे क्लिक नहीं करना चाहिए। अगर कोई एसएमएस या मेल में आपके पास कोई यूआरएल शेयर किया जाता है कि क्लिक हियर टू मोर इन्फॉर्मेशन, कभी मत करो। जो लिखा हुआ है ना उसको टाइप करो एड्रेस बार में जाके। जो वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में थोड़ी सी मेहनत होगी आपको कि आपको टाइप करना होगा, बट इट इज सेफ, इट इज सेफ फॉर यू। आप सुरक्षित हो उससे, आप सुरक्षित हो उससे, उससे आपकी जान बच जाएगी। ये चीज ध्यान रखना है। तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको क्या नहीं करना है वहां पे। उसके बाद हम बात कर लें, ठीक है। तो नाउ फिशिंग के बारे में हम बात कर रहे थे कि फिशिंग होता क्या है। तो देखिए फिशिंग का मतलब हो गया कि ये एक अनलॉफुल एक्टिविटी है फिशिंग, जहां पे कुछ फेक वेबसाइट्स और ईमेल्स जो कुछ ओरिजिनल जैसे लगते हैं, ऑथेंटिक जैसे लगते हैं, लेकिन वो होते नहीं है ऑथेंटिक। वो फ्रॉडलेंटली कलेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और पर्सनल डिटेल्स को वो कलेक्ट करते हैं आपका, खासकर आपके यूजर नेम और पासवर्ड्स को, आपके बैंकिंग डिटेल्स को, आपके बैंकिंग क्रेडिट कार्ड नंबर, अदर थिंग्स को। मोस्ट कॉमन फिशिंग मेथड इज है थ्रू ईमेल। मोस्ट कॉमन फिशिंग मेथड क्या है, वो है ईमेल्स के थ्रू। कि ईमेल्स के थ्रू क्या किया जाता है, हमसे कुछ पर्सनल डेटा को लेने की कोशिश की जाती है। मतलब हमारे मेल पे आता है कि भाई बैंक ने आपसे ये इंफॉर्मेशन पूछा, जबकि बैंक कई बार कहती है कि हम कभी आपसे आपके पर्सनल डेटा को नहीं पूछेंगे। क्यों पूछेंगे भाई, मेरे पास तो ऑलरेडी है। हम क्यों पूछेंगे आपसे कि आपका आधार नंबर क्या है। आपका आधार नंबर तो अकाउंट के साथ लिंक है, हमें पता है वो, है ना। तो द मोस्ट कॉमन फिशिंग मेथड इज थ्रू ईमेल and that is called email spoofing, where a fake or forged email address is used with the user presume it to from authentic source। हाँ, कई बार आप देखोगे कि आपके पास मेल आएगा तो जब आप उस मेल को पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि एसबीआई के थ्रू मेल किया गया, लेकिन इस पे भरोसा मत करना। आप क्या करना, उसका डिटेल देखना, आप उसकी मेल आईडी चेक करो। आप क्या करो, उसकी मेल आईडी चेक करो, तो आपको समझ में आएगा किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने मेल कर रखा है। देन यू कैन कम टू नो कि कोई एडवर्टाइजमेंट कंपनी या किसी फेक आईडी के थ्रू आपको मेल किया गया है। तो वो चीज है कि कई बार ऐसे मेल्स आएंगे जो देख के आपको सिमिलर जैसे लगेंगे बैंक का ही मेल है या इसी का है। अच्छा, एक चीज और देखना ना, आजकल लोगों में एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, कुछ ऐसी चीज डिजाइन करते हैं। अब मान लो सीबीएसई का वेबसाइट है, अब मैं अभी एक यूआरएल लिखता हूँ, और आप देखो, आपको देख के लगेगा कि ओरिजिनल यूआरएल है ये, मतलब सीबीएसई का यूआरएल है, बट इट इज नॉट द सीबीएसई यूआरएल। जैसे मान लो एक आदमी का वेबसाइट है cbsc.online। अब क्या है cbsc.online। अब ये क्या देख के लग रहा है मुझे, ये देख के लग रहा है कि अच्छा सीबीएसई का ऑनलाइन वेबसाइट होगा, ये सीबीएसई का होगा, बट इट इज नॉट सीबीएसई, ये किसी पर्सनल का वेबसाइट है, किसी ने अपना खुद का वेबसाइट बना रखा है। तो लोग मिलते जुलते नाम भी रखते हैं, है ना। हमें बताया था ना कॉपीराइट ट्रेडमार्क्स में कि नाइक के नाम से ही किसी कंपनी ने क्या किया, शूज, कोई शूज बना रहा है, किसी ने पेन बनाना शुरू कर दिया, किसी ने नोटबुक बनाना शुरू कर दिया। हमें क्या लगता है कि नाइक कंपनी का है, नाइक के नाम से टी शर्ट आ रहा है किसी का, कोई कहता है एडिडास के नाम से आ रहा है, हमें लगता है कि वो ऐसा ही है, बट ऐसा नहीं होता है। But if you look carefully, you will see their URL address is fake and they will often use logo of the original, making them difficult to detect। ठीक है। और फिशिंग अटेम्प्ट्स थ्रू फोन कॉल्स आल्सो। फिशिंग ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल के थ्रू होता है, ये थ्रू फोन कॉल्स भी होता है, टेक्स्ट मैसेज से भी होता है, जो आजकल काफी पॉपुलर है इन दिनों में। नेक्स्ट आता है हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्या है कि आइडेंटिटी थीव्स इंक्रीजली यूज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन स्टोलन फ्रॉम कंप्यूटर्स और कंप्यूटर नेटवर्क टू कमिट फ्रॉड बाय यूजिंग द डेटा गेन्ड अनलॉफुली। मतलब वो क्या करेंगे कि आपके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन जो उनको किसी और माध्यम से मिल गया था, उसका इस्तेमाल करेंगे, उसको यूज करेंगे आपको परेशान करने के लिए, आपके किसी इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए। जैसे कि आपका मान लो किसी को मेल आईडी मिल गया, मान लो आपका आधार कार्ड नंबर मिल गया, आपका बैंक का कुछ क्रेडेंशियल मिल गया, आपका पासपोर्ट नंबर, पैन नंबर, अब ऐसे कुछ चीज उनको अवेलेबल हो गए, तो वो क्या करेंगे, उसको मिसयूज करेंगे। हैकर्स क्या करेगा, उसको मिसयूज करेगा बिहाफ ऑफ द विक्टिम, है ना। दिस इज द वन टाइप्स ऑफ द फिशिंग।
अटैक वेयर द इंटेंशन इज द लार्जली फॉर मॉनेटरी गेन, जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है यहाँ पे, पैसे कमाना। अब कहता है कि देयर कैन बी मेनी वेज इन विच क्रिमिनल टेक्स एडवांटेज ऑफ द इंडिविजुअल स्टॉलन आइडेंटिटी, मतलब आपकी आइडेंटिटी का कोई किस किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, क्या क्या एडवांटेज ले सकता है। एक है कि आपका फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट कर सकता है वो, जैसे उसकी आइडेंटिटी आपको मिल गई तो वो कुछ फाइनेंशियल गेन करना चाहेगा। दूसरा है क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट होगा, मान लो वो किसी तरह का क्राइम करके और आपकी आईडी या आपका इंफॉर्मेशन वहां पे छोड़ के चला जाएगा। यूज अ विक्टिम स्टोलन आइडेंटिटी टू अवॉइड डिटेक्शंस ऑफ देयर ट्रू आइडेंटिटी, मतलब क्या किया, अपने आप को बचाने के लिए उसने आपका आधार कार्ड वहां छोड़ दिया। मेडिकल आइडेंटिटी थेफ्ट, criminals can seek medical drugs or treatment using a stolen identity, आपने गलती से, आपको किसी के कार्ड मिल गए, आपको पता है कि इस व्यक्ति का कार्ड है और इससे इस वाले हॉस्पिटल में हमें फ्री में ट्रीटमेंट मिल सकता है, आप पहुंच गए वहां पे उस कार्ड को लेके, है ना, क्योंकि जनरली हॉस्पिटल में सिर्फ कार्ड को देखा जाता है, दे आर नॉट गोइंग टू फिजिकली वेरीफाई, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी टाइप। तो हमें क्या समझ में आया कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी है, फाइनेंशियल, क्रिमिनल एंड मेडिकल। नेक्स्ट क्या होता है, रैंसमवेयर। अब रैंसमवेयर ये क्या है, एक तरीके का वायरस अटैक है, ये क्या है, एक तरीके का वायरस अटैक है, आपके कंप्यूटर पे एक रैंसमवेयर वायरस का अटैक होता है और नाउ इट्स स्टार्ट फ्लैशिंग अ मैसेज ऑन योर कंप्यूटर, या व्हेनेवर यू ट्राई टू ओपन द एनी फाइल इट्स स्टार्ट फ्लैशिंग अ मैसेज, दिस फाइल इज ब्लॉक्ड बाय दिस कंपनी, है ना, एंड इफ यू वांट कि आप इसको फ्री करना चाहते हो या इसमें वायरस लगे इसको रिलीज करना चाहते हो, so you have to give this much amount. This is another kind of the cyber crime where the attacker gain access to the computer and blocks the users from the accessing, usually by encrypting the data. ये क्या है, एक तरीके का साइबर क्राइम है जहां पे अटैकर क्या करता है, आपके कंप्यूटर को एक्सेस करके आपके फाइल्स को ब्लॉक कर देता है कि आप अपने फाइल के डेटा को नहीं यूज कर पाते, और वो आपको क्या करेगा, ब्लैकमेल करेगा द विक्टिम्स को, विक्टिम को क्या करेगा, ब्लैकमेल करेगा और कहेगा भाई आप मुझे इतना पे करो टू एक्सेस दिस डेटा, threatens to publish personal and sensitive information or photographs unless a ransom is paid। कई बार तो ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है ना कि वो आपके किसी फोटोग्राफ को पब्लिश करने की धमकी दे देते हैं, कोई भी ऐसी चीज है जो हिडन है पब्लिक से, किसी और को नहीं पता है आपके सिवा, लेकिन वो अगर उस इंफॉर्मेशन को गेन कर लिए तो वो ये धमकी दे सकते हैं कि आई एम गोइंग टू पब्लिक दिस, तो ये प्रॉब्लम होती है। ransomware can get downloaded when users visit any malicious or unsecure websites। कोई malicious और unsecure websites पे अगर आप जाते हो, डाउनलोड सॉफ्टवेयर फ्रॉम डॉटफुल रिपोजिटरीज, किसी ऐसी जगह से आप डाउनलोड करते हो, या तो फिल्म डाउनलोड करो, गाना डाउनलोड करो, या आप किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करो, तो ऐसे केसेस में पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके सिस्टम पर रैंसमवेयर आ सकते हैं। कई बार तो रैंसमवेयर अटैचमेंट्स के फॉर्म में भी आ जाते हैं, और इट कैन आल्सो रीच आवर सिस्टम व्हेन वी क्लिक ऑन अ मैलिशियस एडवर्टाइजमेंट ऑन द इंटरनेट, और कई बार इंटरनेट पे जो एडवर्टाइजमेंट आ रही होती है उसके थ्रू भी आ जाते हैं। तो देखो रैंसमवेयर आने के कई रीजन हो सकते हैं, एक हो गया कि अनसिक्योर वेबसाइट्स को हम एक्सेस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है, राइट डाउन द रीजंस थ्रू व्हिच causes through which the ransomware can come your computer or infect your computer। तो अनसिक्योर सर्फिंग हो गया, यहाँ पे पहला रीजन हो गया, आपने कुछ डाउनलोड कर दिया तो डाउनलोडिंग आपका एक रीजन हो सकता है, ठीक है, और एक स्पैम मेल के थ्रू भी हमारे पास आ सकता है। अब क्या है कि कैसे आप अपने आप को बचाओगे, हाउ यू आर गोइंग टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम द साइबर क्राइम, कॉम्बैटिंग एंड प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम, कहते हैं कैसे हम अपने आप को बचाएंगे। द चैलेंजेस टू साइबर क्राइम कैन बी मिटिगेटेड विद द ट्विन अप्रोच, कहता है ट्विन अप्रोच से आप अपने आप को बचा सकते हो। पहला है बीइंग अलर्ट एंड टेकिंग द लीगल हेल्प। एक तो सबसे बड़ा जो पहला रीजन है ना वो बहुत अच्छा है, अलर्ट रहना सीखिए, किसी के ऊपर ना ब्लाइंड फेथ करने की जरूरत नहीं है। कोई भी मेल आ रहा है, कोई ऐप आपसे परमिशन मांग रहा है और आप उसको कहते हैं ओके, क्योंकि आपको ऐप यूज करना है तो आप फ्री में उसे परमिशन दे देते हैं। हम लोग कई बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं। कोई भी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करते हैं उसके टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, कभी नहीं देखते हैं। और आज व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की तो हम सभी बोलने लगे, इससे पहले तो हम नहीं देख रहे थे व्हाट्सएप ने क्या क्या कंडीशन लगाया हुआ है। तो ये कहता है कि एक तो अलर्ट होना सीखिए और दूसरा है लीगल हेल्प लेना सीखिए, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे सलाह लीजिए कि आखिर कैसे होगा इस काम को।
Following points can be considered as a safety measures to reduce the risk of the cyber crime. What is the first? First, take the regular backup of important data. अगर आपको लगता है कि आपके कंप्यूटर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना के रखिए। कोई ना कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज कीजिए और उसको हमेशा अपडेटेड रखिए। पायरेटेड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से बचिए। कभी भी कोई सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करते हैं तो चेक कीजिए कि प्रोटोकॉल कौन सा है जिस प्रोटोकॉल से वेबसाइट खुला है। HTTPS होना चाहिए, ना कि HTTP होना चाहिए। अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखिए क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर भी अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करता है इंटरनेट के थ्रू। कहीं ऐसे साइट्स पे या ऐसे वेबसाइट्स को विजिट मत कीजिए जहां से जो और कुछ डाउनलोड करने की कोशिश मत कीजिए जो अनट्रस्टेड है। अनट्रस्टेड वेबसाइट से डाउनलोड मत कीजिए या विजिट कम कीजिए वहां पे। ब्राउजर जनरली हमें कई बार ना अगर कोई डाउटफुल वेबसाइट को तुम एक्सेस करोगे तो ब्राउजर आपको बता देगा, या आप अगर कई बार किसी फाइल को डाउनलोड करोगे तो गूगल बताएगा कि दिस फाइल कैन बी हार्म, कीप एनीवे और डिलीट। मैसेज आता है कीप एनीवे और डिलीट। कीप एनीवे का मतलब वो कहता है कि आपसे वो कंसेंट ले रहा होता है, रख लो कोई बात नहीं देखी जाएगी। एक कहता नहीं डिलीट कर लो। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप कहीं पे कोई पासवर्ड यूज करते हैं, कहीं भी यूज करते हैं, वो पासवर्ड हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। और पासवर्ड को स्ट्रांग कैसे बना सकते हो? कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करो एक पासवर्ड में, स्मॉल का इस्तेमाल करो, डिजिट का इस्तेमाल करो, स्पेस का इस्तेमाल करो, अंडरस्कोर का इस्तेमाल करो, स्पेशल सिंबल का इस्तेमाल करो। जितना ज्यादा चीजों को आप इस्तेमाल कर सकते हो कर लो ना, आपका पासवर्ड क्या होगा? सिक्योर हो जाएगा। जब कभी किसी और के कंप्यूटर को यूज करते हो तो गलती से भी वहां पासवर्ड सेव करने का कमांड मत देना। कई बार देखते हो ना जब उसमें रहता है सेव दिस पासवर्ड, है ना, लॉगिन एज, सेव एज, है ना, कीप एज लॉगिन, तो उसको कभी भी ऑन मत रखो और कभी भी ऑटो फिल डेटा को यूज करने की कोशिश मत करो। एंड ट्राई टू ब्राउज इन योर प्राइवेट ब्राउजर विंडो। अच्छा, अगर आप कहीं पब्लिक जैसे साइबर कैफे में आप चले गए, वहां पे आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो वहां पे क्या करना है आपको? प्राइवेट मोड में, इनकॉग्निटो मोड में जाके ना सिस्टम्स को यूज करो, है ना। इनकॉग्निटो मोड होता है हर एक पे, वो सेफ सिक्योर मोड होता है, तो हमेशा उसको यूज करने की कोशिश करो। कभी भी वो काम मत करो कि तुम नॉर्मल यूजिंग करो। और अगर करते हो तो हिस्ट्री को डिलीट करना सीखो, हिस्ट्री को डिलीट करना सीखो। किसी भी अननोन साइट्स के लिए कभी भी कुकीज के लिए एग्री करो ही मत। अननोन साइट्स के लिए कभी एग्री मत करो। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कोशिश करो कि प्रॉपर चैनल के थ्रू हो, सिक्योर साइट्स के थ्रू हो। ऐसा नहीं कि कहीं से भी हमने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया। और ऑलवेज सिक्योर वायरलेस नेटवर्क एट होम विद अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रेगुलरली चेंज इट। अपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ आप अपने सिस्टम को सिक्योर रखने की कोशिश करो। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आप ले सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए साइबर क्राइम से। आप अपने आप को कैसे साइबर क्राइम से बचाएंगे, जिसमें 2-3 बातें बड़ा इंपॉर्टेंट आई। पहला कि आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज कीजिए, पायरेटेड सॉफ्टवेयर को यूज मत कीजिए, ठीक है। किसी भी फ्री वाले सिस्टम से डाउनलोड, वेबसाइट से डाउनलोड तब तक मत कीजिए जब तक उसका HTTPS नहीं हो, सिक्योर नहीं हो वो, है ना। पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखा कीजिए और उसको शेयर मत कीजिए, कम से कम शेयर कीजिए। किसी दूसरे के कंप्यूटर पे अगर काम कर रहे हो तो इनकॉग्निटो मोड में काम करो, प्राइवेट मोड में काम करो, है ना। और हिस्ट्री को डिलीट करो, कुकीज को अलाउ मत करो सेव होने के लिए। अगर हो भी जाता है तो सब चीज को डिलीट करके आओ वहां से। इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स, ठीक है। अननोन साइट से या अनसेफ साइट से कोई भी ट्रांजैक्शन मत करो। तो दिस थिंग्स यू हैव टू मेंशन। अब चलो मान लो साइबर क्राइम हो गया, साइबर क्राइम हो गया, तो अब उसके अगेंस्ट क्या होना है और कौन करेगा और किस लॉ के तहत करेगा। देखो, एक सिविल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको सिविल लॉ कहते हैं, जो नॉर्मल पुलिस फॉलो करती है हमारे लिए, आपके लिए, सभी के लिए। अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस लेके विदाउट ड्राइविंग कर रहा है तो ट्रैफिक पुलिस अवेलेबल है उसके लिए, समझ लो। नॉर्मल कोई मारपीट हो जाती है चौक चौराहे पे तो हमारे पास स्टेट पुलिस अवेलेबल होती है वहां के लिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंप्यूटर्स के थ्रू कोई एक्टिविटी हो जाती है, किसी तरह क्राइम हो जाता है ना, किसी को ऐसे रबिश मेल भेज दिया जाता है, तब कौन रिस्पॉन्सिबल होगा?
और किस लॉ के तहत पुलिस काम करेगी। तो कहता है इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी बना रखी है और उसको कहते हैं इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। दिस इज नोन एज द आईटी एक्ट, इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ठीक है, इसको आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी कह सकते हो। विद द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ता गया ना, साइबर क्राइम की संख्या भी बढ़ती गई, साइबर अटैक्स भी बहुत ज्यादा होने लगे, साइबर बुलिंग भी बहुत ज्यादा होने लगे। तो कई तरह के ऐसे फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज और क्राइम्स को देखा गया, मतलब नेचर ऑफ द फ्रॉडलेंट एंड क्राइम्स आर गोइंग टू चेंज डे बाय डे, वो चेंज होता गया जैसे जैसे टेक्निकली एडवांसमेंट होती गई। अब इन सबके साथ इन सबको कंट्रोल करने के लिए सभी अलग अलग देशों ने अपने अपने देश के अंदर उन्होंने कुछ लीगल मेजर्स लिए, प्रोटेक्शन ऑफ दिस सेंसिटिव पर्सनल डेटा, और इसको सेव करने के लिए। तो सभी ने अपने अपने कुछ स्टेप्स लिए। तो वहीं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो मेड द वन एक्ट एंड दैट इज नोन एज द आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000, या इसको हम आईटी एक्ट 2000 अमेंडेड इन 2008 के नाम से भी जानते हैं। 2008 में इसमें कई तरह के बदलाव किए गए, जो कुछ गाइडलाइंस इसमें दिया गया, गाइडलाइंस टू यूजर फॉर द ऑन द प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, कि कैसे आप ट्रांसमिटिंग करोगे। इन मेनी इंडियन स्टेट्स देयर आर साइबर सेल्स आल्सो। देखो अब साइबर सेल जो भी होता है, साइबर सेल का मतलब हो गया पुलिस स्टेशन, वन कैन रिपोर्ट एनी साइबर क्राइम, जहां पे आप किसी तरह के साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हो। द एक्ट प्रोवाइडिंग द लीगल, अब क्या हो गया, एक्ट से हमें क्या फायदा मिला, तो एक्ट ने हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया कि भाई अगर कोई इस तरीके का काम करेगा तो उसको ये पनिशमेंट है, इस तरीके का काम कोई करेगा तो उसको ये पनिशमेंट है, कोई बिल्कुल ऐसा काम करेगा तो इसको ये पनिशमेंट है। तो ये आपको क्या दे रहा है, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, एक एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहा है। एंड द एक्ट आउटलाइन साइबर क्राइम्स एंड पेनल्टीज आल्सो। इसने क्या किया, ये भी डिसाइड किया कि क्या क्या साइबर क्राइम होंगे और उसके लिए क्या क्या पेनल्टीज है, कौन कौन से साइबर क्राइम है, उसकी क्या पेनल्टीज आपको देनी होगी। कैलिफोर्निया लॉ यूनिवर्सिटीज हैड आइडेंटिफाइड नॉन फंक्शनिंग कैथोड रे ट्यूब फ्रॉम टेलीविजन एंड कंप्यूटर मॉनिटर एज अ हैजार्डस। ये आगे हम बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, अब इसके लिए क्या है, साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल भी बनाया गया जो रिजॉल्व करेगा किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स को, मतलब जैसे कोर्ट होते हैं ना, ऐसे इसका साइबर कोर्ट बनाया गया। साइबर क्राइम के थ्रू अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कैसे समझौता किया जाए, किस तरीके से उसका सॉर्ट आउट निकाला जाए, तो ये काम यहाँ पे साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर होता है। ठीक है, hacking like source documents such as tampering with the computer source documents, hacking computer system, password of another person, कुछ sensitive personal data को publish कर देना, ये सब क्या है, साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। ये सब यहाँ पे सुनी जाएगी, इसके अगेंस्ट कोई भी अगर आप कोर्ट केस करते हो तो उसको यहाँ पे उसकी हियरिंग यहीं पे होगी। That is needed so that people can perform transaction over the internet through credit cards without fear of misuse। कहता है कि एक्ट की क्या जरूरत है, एक्ट की जरूरत है कि लोग फ्रीली इंटरनेट को यूज कर सके, है ना, इस तरह का डर नहीं रहे। Not only people, that empowers the government department also to accept the filling, creation and storage of official documents in the digital format। आज क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी क्या करती है, हर डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में लेने को, they are not going to work with the paper। ठीक है, तो साइबर एक्ट से हमें क्या फायदा मिलता है कि हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं इंटरनेट पे, और हम इंटरनेट को प्रॉपर तरीके से यूज कर सकते हैं। किसी तरह का कोई क्राइम होगा तो उसके लिए साइबर लॉज है, और साइबर लॉज के तहत ही उसे जो भी विक्टिम्स है, जो भी क्रिमिनल्स हैं, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, पुलिस लेगा, लेकिन साइबर लॉ के अकॉर्डिंग करेगा काम। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का साइबर क्राइम, साइबर लॉज और इन सब के बारे में हमने देखा।